जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो चलिए एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं कि वर्क, पावर, एनर्जी क्या है, आज ये कवर करेंगे। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर आज का हमारा टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होती है। सबसे पहले वो क्या बोलता है, वर्क क्या है, यानी कि काम क्या है। इट इज सेड टू बी डन when an application of force causes the displacement of an object in the direction of the force। हिंदी में अगर बात करें तो काम करने का आप बोलेंगे कि मैंने काम किया है, वो आप कब बोलेंगे, अगर आपकी फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हुई है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। अंग्रेजी में देखें अगर यहाँ पे तो डेफिनेशन चेक करते हैं। डेफिनेशन में वो बोलता है इट इज सेड टू बी डन व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स causes the displacement of an object in the direction of the force। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर जो उन्होंने दी। उन्होंने बोला कि ये बॉक्स यहाँ पे रखा है और मैंने उसके ऊपर F फोर्स लगाई। अगर ये x0 से x इज इक्वल टू d डिस्टेंस कवर करता है, उसी दिशा में जिस दिशा में फोर्स लगी है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, तब हम कहेंगे कि कुछ वर्क हुआ है। उस टाइम पे हम कहेंगे कि वर्क कुछ हुआ है, कुछ आपने काम किया है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, बट कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन। यहाँ पे फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी। आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज, हमने जो 10th क्लास तक पढ़ा है हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे किसी भी चीज को, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 आ गया। यहाँ पे आप ध्यान देंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब ऐसे कहीं भी फॉर्मूला दिया हो, डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी किसी भी फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, आज के बाद याद रखेंगे आप, फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल कितना है उसका कॉस कंपोनेंट आपको लेना है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मान लीजिए ये फोर्स यहाँ पे है और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो जो ये थीटा है इसकी कॉस थीटा की वैल्यू लेनी है, आपने कॉस वाला कंपोनेंट लेना है और फॉर्मूला आपके पास बनेगा एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करता है वर्क की वैल्यू। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कॉस थीटा का क्या रोल है, इसके कारण वर्क की वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की जूल होती है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि एसआई यूनिट बता दीजिए वर्क की। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ एसआई यूनिट याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आप एक पिक्चर में देखिए, यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये बंदा क्या कर रहा है, दीवार है इसके सामने और दीवार पे एक फोर्स लगा रहा है। इसने क्या किया, इसके सामने एक वॉल है, वॉल पे फोर्स लगा रहा है। आप अपने घर की दीवार पे फोर्स लगा के देखिए, दीवार पे फोर्स लगा के देखिए, क्या वो दीवार अपनी जगह से मूव कर जाती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें, नहीं होती ना, वो दीवार वहीं पे रहती है। अगर दीवार मूव कर गई तो फिर तो भाई अब बहुत पावरफुल है इसका मतलब, या फिर घर ही गिर जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता, दीवार नहीं मूव करती है। क्यों, क्योंकि आपके पास इतनी फोर्स है ही नहीं कि आप दीवार को हिला दें वहां से। ऐसे केस में आपने फोर्स तो लगाई, आपने फोर्स लगाई, अपना काम किया है, आपने फोर्स लगाई, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है कुछ भी। जहां पे दीवार थी वहीं पे है, कोई मूवमेंट नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि वर्क डन क्या है, जीरो। कैसे, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पे आपने फोर्स लगाई पर ऑब्जेक्ट की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है,
इस वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन 0 है, क्योंकि फोर्स तो लगी है बट जो एस है डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, 0। एस आपके पास कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं कि वर्क डन क्या है, 0। भले ही आपने जितनी मर्जी जान लगा दी हो, जितनी मर्जी फोर्स लगा दी हो, बट फिजिक्स में हम यहाँ पे कहेंगे कि वर्क डन क्या है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अब वर्क डन पढ़ते हैं। एक वर्क डन होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है 0। जैसे अभी मैंने अभी बोला था कि आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, आपने जितनी आपके अंदर जान थी उतनी जान लगा दी, उतनी फोर्स लगा दी, बट फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है वॉल में, तो मैंने बोल दिया कि वर्क डन 0 है। आप कहेंगे ऐसे कैसे 0 है, मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है यार, तो वर्क कैसे होगा। फिजिक्स में इस केस में वर्क डन हमने 0 बोला। वैसे ही पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। अब चेक करते हैं कि पॉजिटिव कब होता है वर्क डन और नेगेटिव कब होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन ये तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट की है वो सेम डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब हम कहते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है। और ऐसा कब होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पे फोर्स लगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी सेम डायरेक्शन में हो रही है, एस डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी सेम डायरेक्शन में, इसकी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, तो मैं क्या कहूंगी कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, एफ और एस के बीच में थीटा चेक कीजिए आप, यहाँ पे थीटा क्या है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, थीटा क्या आएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। मोशन वाले चैप्टर में मैंने एक साइन कॉस टैन वाला चार्ट दिया था आपको, उसको रट लेना है, उसको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 है। एक और चीज सिखाई थी आपको पहले मैंने, ऐसे चेक करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पे बनाए, यहाँ बना दे साइड में। इसका एक फंडा होता है, याद रखेंगे हमेशा, साइन इसमें कॉस साइन टैन तक ही आपको ज्यादा वैल्यूज तो नहीं आएंगी यूज करनी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन कॉस कॉट टैन सब पॉजिटिव है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। 0 से 180 डिग्री तक ही वैल्यूज रहती हैं क्वेश्चंस में, तो 0 से 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव ही है। तो हमने यहाँ पे थीटा क्या डिफाइन किया है, मोर देन और इक्वल टू 0। थीटा क्या डिफाइन किया हमने यहाँ पे, मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री में जब आप रहेंगे, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम रहेगा, तब आपका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव। क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस केस में अगर सिचुएशन ये है थीटा मोर देन और इक्वल टू 0 डिग्री है एंड लेस देन 90 डिग्री है, तो हमेशा याद रखेंगे कि वर्क डन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लीजिए, अ गर्ल पुलिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स हरसेल्फ। ये लड़की अपनी तरफ इस बॉक्स को खींच रही है, फोर्स इसकी यहाँ पे लगी, फोर्स इसने ऐसे लगाई है। अब यहाँ पे देखो आप, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, इसने फोर्स एक एंगल पे लगाई है और बॉक्स उसकी तरफ खींचा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉक्स की ऐसी हो रही है एक्स एक्सिस में। बट देखिए दोनों के बीच में एक थीटा एंगल है, दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक थीटा एंगल है। अब ये थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, 90 डिग्री से कम है। ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका फोर्स हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कैसे निकालेंगे, एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। थीटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस की वैल्यू रखेंगे, कॉस 30 है, कॉस 60 है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज यहाँ पे थीटा 0 से ज्यादा और 90 से कम है, तो हमने बोला कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। ओके, जब एक बॉडी यानी कि एक एप्पल ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग नीचे आती है, हम एप्पल को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक
पर्टिकुलर टाइम के बाद नीचे ही आएगा, ऊपर तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है, यानी कि जी लग रहा होता है। तो उसके कारण जब बॉडी ऐसे नीचे गिर रही है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तब भी वर्क डन पॉजिटिव है। कैसे? ये एक एप्पल है, ठीक है, इसके ऊपर जी लग रहा है नीचे की तरफ, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। जिस तरफ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, अर्थ के कारण जो फोर्स लगती है वो लग रही है नीचे की तरफ, और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा। अभी इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा क्या है इस केस में? 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो या फिर 0 से ज्यादा हो बट लेस देन 90 डिग्री हो तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और इस सिचुएशन में भी वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। स्पीड इंक्रीज होती है इस केस में, एंड काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है बच्चों, याद रखेंगे, वर्क डन पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज होगी। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, फोर्स लग रही है, अगर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हैं आप किसी चीज पे तो उसकी स्पीड तो इंक्रीज होगी ना, यानी कि कोई एक्सेलरेशन है। फोर्स है तो कोई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। मोशन के साथ ही काइनेटिक एनर्जी लिंक्ड है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे जैसे हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो स्पीड इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है हमारे पास एक, और फिर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव का क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया कि पॉजिटिव कब होगा, थीटा कैसे होगा, थीटा 0 या फिर 0 से ज्यादा और 90 से कम है, तो हमने कहा कि पॉजिटिव वर्क डन है। नेगेटिव कब होता है वर्क डन? नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब फोर्स अप्लाई हो रही है जो ऑब्जेक्ट पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू द ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो अगर, तो हम कहते हैं कि वर्क डन क्या है? नेगेटिव। और इसके लिए थीटा देखो क्या है, थीटा मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है उसकी 90 पे 0 वैल्यू होती है, तो यहाँ पे बोलता है कि ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से कम हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल्स आएंगे, ये 180 डिग्री। तो अगर इस क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता है तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। कॉस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अगर कॉस की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा करके नेगेटिव आ जाएगा। तो थीटा अगर 90 से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम या फिर 180 डिग्री हो तो हम कहेंगे वर्क डन क्या है? नेगेटिव। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। देखो, फोर्स इधर की तरफ लग रही है, फोर्स इधर मेरी तरफ लग रही है, इस पे इसको चेंज कर लेते हैं। फोर्स इधर को लग रही है इस पे, और इसकी मूवमेंट किधर हो रही है? उस तरफ। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस बॉक्स पे जिस तरफ फोर्स लग रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है दूसरी डायरेक्शन में। ऐसे में वर्क डन नेगेटिव है। कैसे? चेक करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है बच्चों? ये फोर्स लगी और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, इनके बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री। थीटा क्या है? 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। एफ एस कॉस 180 डिग्री माइनस एफ एस आ गया। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, एंड कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। याद रखेंगे इसको। ऐसी केस में अगर थीटा 90 से ज्यादा हो, इक्वल टू और लेस देन 180 डिग्री हो तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा? वर्क डन नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। ओके फाइन, फ्रिक्शन क्या वर्क डन अगर हम निकालें तो वो नेगेटिव आता है। यहीं पे देख लो, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है पर चेक करते हैं। मैंने फोर्स लगाई, अब मैं जिस तरफ फोर्स लगा रही हूँ मैं एक्सपेक्ट क्या करती हूँ कि वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट मेरी तरफ ही हो। मैंने इस बॉक्स पे फोर्स इस तरफ लगाई है तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये बॉक्स इधर की तरफ ही मूव करे, जिस तरफ फोर्स लगी है उसी तरफ मूव करे।
मान लीजिए मैंने फोर्स इतनी पावरफुल नहीं लगाई और यहाँ पे जो फ्रिक्शन थी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन थी उसकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है मेरे पास, इसलिए मेरी तरफ मूव नहीं कर पाया ना ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इसको रेजिस्टेंस दे रही है, फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टेंस दे रही है, यहाँ पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ये मेरी तरफ नहीं आ पाएगा। मैं जिस तरफ फोर्स लगा रही हूँ मेरे पास इतनी फोर्स है ही नहीं कि मैं उसको ओवरकम कर पाऊँ, मैं उसकी फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाऊँ। तो जब आप यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे, जब आप यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे तो वो कैसे आएगा। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं इसको इधर मूव करना चाहती हूँ और फ्रिक्शन इसको मूव नहीं होने दे रही। अगर ऐसे में आप फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इधर मूव होने की, इसकी टेंडेंसी क्या है, इधर मूव होने की, बट फ्रिक्शन ने मूव नहीं होने दिया। तो अब अगर आप फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे इस पर्टिकुलर केस में तो नेगेटिव हो गया, इसमें फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा। कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे को लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सेकेंड, देखो एक पर्टिकुलर केस आपने ये पढ़ा, एक नॉर्मल सिंपल केस, कोई भी फोर्स लगी है और इसकी मूवमेंट ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब तो हमने बोला वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। अब एक पर्टिकुलर फोर्स की बात करते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। उसमें क्या होता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, नया बनाते हैं, इसमें नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स लगाई। अब इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, किधर मूव करने की होगी, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही मूव करने की टेंडेंसी है इसकी, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही मूव करने की टेंडेंसी है। बट ये स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पे रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, तो फॉर श्योर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, कुछ फ्रिक्शन होगी और उस फ्रिक्शन के कारण हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ये रफ सरफेस है, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगी तो उसके कारण हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी। जब मैं इस फोर्स के कारण वर्क डन चेक करती हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है मूव करने की, या फिर वो मूव भी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसमें उसी दिशा में, जिस दिशा में मैंने फोर्स लगाई, तो वर्क डन पॉजिटिव। बट अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या काम किया, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट के जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो अगर वो पर्टिकुलरली बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैसा है तो आप कहेंगे नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ और ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्रीज। समझ आ गया। नेक्स्ट, ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स। अभी हमने पॉजिटिव वर्क डन में ग्रेविटी का क्या पढ़ा था कि एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, अगर एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है तो फॉर श्योर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ जो उस पर फोर्स लगाती है वो लगी है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है, फोर्स भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो अपने आप ही पॉजिटिव वर्क डन हो गया। बट मैंने इस एप्पल को ऊपर फेंका है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर, और फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, उस पर कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो बॉल है इस पे कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, और मैंने इसको फेंका ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है इस पे वो नीचे की तरफ है और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल आ गया। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल आ गया, 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट, ब्रेकिंग फोर्स ऑन अ कार। कार की मोशन इस दिशा में है, एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ भाग रही है गाड़ी, आपने ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स क्या करती हैं, कार को रोक देती हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है, ब्रेक्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क डन। एयर रेजिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू द एयर, एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, नेगेटिव वर्क डन करती है। ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, जी के कारण नीचे की तरफ आ रही है, बट इसके ऊपर कुछ हवा का रेजिस्टेंस लग रहा होगा इसकी मूवमेंट में, जो इसकी स्पीड को स्लो करता है, एयर रेजिस्टेंस कुछ लग रही है। अब आप पर्टिकुलरली एयर रेजिस्टेंस के कारण जब वर्क डन निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे, नेगेटिव वर्क डन। एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है, तो आप जब एयर रेजिस्टेंस के कारण वर्क डन निकालेंगे वो क्या आएगा, नेगेटिव। सारा फंडा बस इस पे है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा क्या है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट तो नहीं है, वो सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच का थीटा क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का केस आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया। एक तो ये कि आप दीवार पे फोर्स लगा रहे थे बट आपके पास इतनी जान नहीं है कि आप उस दीवार को
मूवमेंट करवा दें उस दीवार की डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 थी हमारे पास, तो हमने बोला वर्क डन भी 0 है. बट वन थिंग मोर, zero work done occurs when the force applied to an object is perpendicular to the direction of object's displacement. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, फोर्स ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर दिशा में लगाई गई है, परपेंडिकुलर लगाई गई है, 90 डिग्री का एंगल है. ये देखो फोर्स जिधर लगी ये फोर्स लगी और इधर डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की, दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0. cos 90 क्या होता है, 0. अगर थीटा 90 डिग्रीज है तो हमेशा याद रखना है वर्क डन होगा 0. ठीक है, एक 0 वर्क डन का केस ये पड़ा था कि आपने फोर्स लगाई है वॉल पे बट उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो वॉल अपनी जगह से हिली नहीं है, दीवार के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, दीवार वहीं पे है. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ट्राई कर लेना घर में, ठीक है, दीवार मूव नहीं करेगी. तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऐसे में वर्क डन 0 होगा. दूसरा वर्क डन 0 कब होगा, जब दोनों के बीच का थीटा 90 डिग्रीज हो जाए, एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो हम कहते हैं कि वर्क डन 0 है, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0. तो वर्क डन क्या होगा, 0. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, when you stand holding a bag in your hands and do not move. आपने इस बैग को पकड़ा हुआ है हाथ में, बैग की टेंडेंसी क्या होगी, अभी उसके ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा. आपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई है उस बैग को पकड़ने के लिए और आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की. एक केस तो ये हो गया कि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है बैग पे. ठीक है, ऐसे केस में स्टैंड होल्डिंग अ बैग इन योर हैंड्स एंड डू नॉट मूव, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, वर्क डन 0 हो जाता है. दूसरा, आप मूव भी कर रहे हैं, एक में तो डिस्प्लेसमेंट ही डायरेक्टली 0 होगी, फोर्स लगी बट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसमें क्या हुआ, वर्क डन 0 हो गया. दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लगी है बट डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो रही है, दोनों के बीच का थीटा बन गया है 90 डिग्री, तो ऐसे में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0. cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स. हमने बोला था कि सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सेंटर से, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है इस पे हमेशा, जो इसकी डायरेक्शन डिसाइड करती है. कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, बट ये इसकी मूवमेंट के कहाँ है, फोर्स कहाँ पे लग रही होती है, सेंटर की तरफ, और इसकी मूवमेंट होती है ऐसे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट के बीच में और फोर्स के बीच में क्या एंगल आता है, 90 डिग्री. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है दैट इज ऑल्सो 0. इस केस में क्योंकि वर्क डन 0 है तो स्पीड रहती है कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट. पॉजिटिव वर्क डन में स्पीड इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. 0 वर्क डन में क्या होता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज कोई वर्क डन नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट. थीटा याद रखें, कौन सा थीटा होगा, जब वर्क डन 0 हो जाएगा. नेक्स्ट इज एनर्जी. वर्क यानी कि काम, आपने काम कर लिया. अब एनर्जी की बात करते हैं, ताकत की बात करते हैं. एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. एनर्जी क्या होता है, आपके पास कितनी कैपेसिटी है काम करने की, दैट इज एनर्जी. कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, काम करने की कितनी क्षमता है आपके पास, कितनी कैपेसिटी है काम करने की, दैट इज एनर्जी. इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क एंड इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन के जैसे ही एनर्जी भी क्या होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है. मैग्नीट्यूड तो है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन. अच्छा, ये जो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बस इसी से क्वेश्चन बन जाता है. 1 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल एमसीक्यू. आपको 4 ऑप्शन दे देगा, स्केलर है, वेक्टर है, नन ऑफ द अबव है, बोथ, जो भी मतलब जैसे भी ऑप्शन देगा, बस यही डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा कि ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है. कुछ भी नहीं इसमें था, सिर्फ समझना था आपको. मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, इसी से एक क्वेश्चन बन गया. सेकंड बन जाता है कि उसकी यूनिट बता दो. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है पेपर में, और फिर हम लोग ऐसे सोच रहे थे पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन पेपर. बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं, सीधा यूनिट पूछ लेते हैं डायरेक्ट. ठीक है,
तो याद रखना है एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, और ये है स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। हमारे आसपास बहुत सारी वेरिएशंस है एनर्जी की, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की। मैं बोल रही हूँ, आपको आप सुन रहा है, तो ये भी साउंड एनर्जी है, ठीक है। लाइट एनर्जी है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, दैट इज ऑल्सो लाइट एनर्जी, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी। हीट एनर्जी, हाँ, आग जला के आप हाथ सेकते हैं, अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही है, तो अगर आप आग लगाते हैं लकड़ में ना, वुड में बॉन फायर करते हैं, तो उससे हाथ सेकते हैं आप, गर्माहट मिल रही है आपको, दैट इज ऑल्सो एन हीट एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, ये फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फिर उससे फैन चला रहे हैं हम लोग, फैन चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी एनर्जी इस यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप के एनर्जीज हैं, हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, जहां जहां से एनर्जी आई है वो उस तरीके की एनर्जी बन जाती है। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, डिफरेंट वेरिएशंस है एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो टाइप की होती है, पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, ओके यहाँ पे गलत हो गया, एंड दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की है, वन इज काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण आए। किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है, यानी कि वो रेस्ट पे नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के कारण आती है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, या फिर वो किस हाइट पे है, उसने क्या हाइट अटेन की है, तब हम बोलते हैं कि उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इंपॉर्टेंट वर्ड बस यही है, उसके मोशन के कारण, उसकी मूवमेंट के कारण जो उसके पास एनर्जी आएगी, उसको हम कहेंगे कि वो है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, पहले इस पे, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, इसको अभी छोड़ दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, आप ध्यान से देखो एक बार, अभी आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कवर किया था, हमने एक पी पढ़ा था कि पी, हम बोलते हैं कि एक चीज को हम ये स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। व्हाट वाज दैट? स्मॉल पी क्या था हमारे लिए? मोमेंटम। और मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के। मोमेंटम किसके बराबर होता था? मास इनटू वेलोसिटी के। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। कैसे आया ये? कैसे आया? पहले लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस हाफ एम वी स्क्वायर को नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे m से। हाफ एम वी स्क्वायर को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया m से। ये क्या बन गया? इसको एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने m से। इसको देखो आगे क्या बन गया? m स्क्वायर एंड v स्क्वायर। m स्क्वायर एंड v स्क्वायर, एम वी पी होता है हमारे पास। अगर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर आ गया तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। मोमेंटम की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी क्या है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया m से, ये बन जाता है m स्क्वायर और v स्क्वायर। p हमारे पास है mv, दो बार mv हो जाए तो m स्क्वायर v स्क्वायर बन गया, तो हमारे पास क्या बन गया? p स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से भी आते हैं और इस फॉर्मूला से भी आते हैं। जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बस याद कर लीजिए इसको, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये p कहां से आया ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। व्हेन मोमेंटम इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम। बस यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो रिलेशन बिठाया है हमने, इसी से क्वेश्चन आ रहा था। इसमें क्या बोलता है ये लाइन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि मोमेंटम को अगर हम लोग डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। कैसे? अगर इस मोमेंटम को आप डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम कैसे हो जाएगी? 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4।
तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 4 टाइम्स। मोमेंटम की वैल्यू जैसी डबल होगी उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है आपकी 4 टाइम्स। एग्जाम्पल देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज टू रन विंड मिल्स। एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है, एयर फ्लो कर रही है, तो एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है, मोशन है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे विंड मिल्स में। विंड मिल्स की मूवमेंट में यूज करते हैं, तो विंड मिल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आगे हमारी करती है। तो काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लिया हमने विंड मिल्स रन करने के लिए, और फिर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बुलेट को जब गन में से फायर किया जाता है तो उसके पास इतनी अच्छी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो एक पर्टिकुलर टारगेट को पियर्स यानी कि उसको क्रॉस करके निकल सकता है वो बुलेट। ठीक है, उसको क्रॉस करके, उसको छेद करके उसके अंदर निकल सकता है, पियर्स छेद करके उसके निकल सकता है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बुलेट के पास है काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काम करने की कैपेबिलिटी है, और उसका काम क्या किया उसने यहाँ पे, पियर्स, उसको क्रॉस करके निकल गया पर्टिकुलर टारगेट को, चाहे वुडन ब्लॉक हो चाहे कोई ह्यूमन हो। अब बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन के कारण थी, किसी भी चीज के पास अगर मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू, अरे यार ये गलत है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये गलत। एनर्जी possessed by a body by virtue of its displacement। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, एनर्जी possessed by a body by virtue of its displacement। उसकी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, पर्टिकुलर हाइट अटेन किया उसने, उसके कारण जो उसके पास एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो गलत टाइप हो गया बच्चों, ठीक है। पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एनर्जी आई उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर इसका वेट क्या होता है mg। ये फोर्स इसके ऊपर, आई एम सॉरी वेट, ये mg फोर्स इसके ऊपर, mg फोर्स इसके ऊपर लगातार नीचे की दिशा में लग रही है। ये mg फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g और मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन जाता है फोर्स। और ये फोर्स जो अर्थ के कारण लग रही है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है ब्लॉक को अपनी तरफ, ये फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे की दिशा में लग रही है। अब मैं ये सेम फोर्स, इतनी ही पावर की फोर्स ऊपर लगा देती हूँ, मैंने इतनी ही जान इसको ऊपर लगा दी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दी इतनी ही पावर की, ताकि मैं इसको नीचे नहीं जाने देना चाहती, और इतनी फोर्स लगा के मैंने इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया h पे। मैंने इतनी ही फोर्स लगा के इसको पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया h पे, और इस पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद जो इसके पास एनर्जी आई है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज mgh। क्या बोला मैंने, ये आपके पास ब्लॉक है मास m, इसके पास एक कंटिन्यूसली एक फोर्स लगती रहती है, दैट इज mg। mg वो फोर्स है जो अर्थ के कारण लगती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है, अर्थ अपनी तरफ इसको खींचता रहेगा और वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, अब नीचे की तरफ फोर्स लगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैंने क्या किया, मैंने सेम पावर की फोर्स ऊपर की तरफ लगाई, mg की फोर्स ऊपर की तरफ लगाई, और इसको पर्टिकुलर हाइट h तक डिस्प्लेस करवा दिया, पर्टिकुलर हाइट h तक डिस्प्लेस करवा दिया, तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण आए या फिर एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के कारण आए उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलरली होती है mgh। कैसे आया, अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्लेन करते हैं आपको ये कैसे आया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक हो तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग,
ये एक स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, एक स्प्रिंग है, मैंने इस पे एक कंप्रेशन वाली फोर्स लगाई, मैं इस पे एक फोर्स लगा रही हूँ, ये स्प्रिंग खुला हुआ है, जितना भी नॉर्मल, जितना भी इसने खुलना है उतना खुला हुआ है, मैं इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रही हूँ, उसको और प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले ये ऐसे था, अब ये खुल के, अब ये प्रेस होके यहाँ पे आ गया, पहले ये x0 था, अब मैंने x डिस्प्लेसमेंट करवा दी इसकी अंदर की तरफ, मैंने इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाई है, इसको प्रेस किया है, स्प्रिंग को बंद करने की कोशिश कर रही हूं मैं, तो मैंने इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाई और x डिस्टेंस इसको कंप्रेस करवा दिया, x डिस्टेंस कंप्रेस करवा दिया, इसके कारण स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो ये k है दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जितना ज्यादा k होगा ना उतना ही ज्यादा हार्ड स्प्रिंग होगा, जितनी ज्यादा k की वैल्यू उतना ही ज्यादा हार्ड स्प्रिंग, और यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि हमारा काम उतना ही होगा, वर्क डन कितना उतना ही होगा जितना ज्यादा x होगा, मैंने जितनी ज्यादा x डिस्प्लेसमेंट इसकी करवाई होगी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना, ये वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, x कितना हुआ है उसका, तो जितना ज्यादा मैं उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसका x ट्रेवल करवा सकती हूँ, जितनी ज्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट करवा सकती हूँ उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आ जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। The wound spring in a toy car stores potential energy which is converted into kinetic energy as the spring unwinds, propelling the car forward। वो एक कार देखी है आप लोगों ने, उसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं, जैसे छोड़ते हैं वो आगे की तरफ भागती है, उसके अंदर स्प्रिंग वाला ही है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जब हम कार को पीछे की तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग पे कंप्रेसिव फोर्स लगती है और वो स्प्रिंग बंद हो जाता है, उसके पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उस मोमेंट में, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग खुलता है और कार आगे की तरफ भागती है, तो ये वही कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि हमने उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दी, उस गाड़ी के अंदर जो स्प्रिंग था उसके अंदर हमने उसको बैक की करा, जब बैक की तरफ किया पीछे की तरफ तो उसका स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, कंप्रेसिव फोर्स लगाई तो उसके पास आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। आई एम सॉरी, तो जैसे आप गाड़ी को छोड़ेंगे, आई एम सॉरी गाइज तबीयत ठीक नहीं थोड़ी, तो जैसे ही आप गाड़ी को छोड़ेंगे, कार को आपने पीछे पुल किया, जैसे आप इस कार को छोड़ेंगे तो कार जब आगे की तरफ भागेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का चेंज हुआ है यहाँ पे, स्प्रिंग के पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई थी अब उसने वो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी है, गाड़ी अब आपको मोशन में दिख रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स लाइक रबर बैंड्स एंड स्प्रिंग्स स्टोर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जो रबर बैंड लगाते हैं आप लोग, गर्ल्स लगाती हैं उन सब के अंदर, स्प्रिंग्स के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। Potential energy of water in dams is used to run turbines in order to produce electric energy using the generators। यहाँ पे भी एक टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे उसने यही बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, डैम्स में क्या काम होता है, ये डैम, ऐसे डैम बनाओ तो यहाँ पे अगर पानी है, पानी एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है, वाटर एक पर्टिकुलर हाइट h पे होता है तो पानी के पास एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, बट वैसे बता रहे हैं आपको जर्नल कि पानी के पास एक पर्टिकुलर हाइट पे आने, उसकी एक डिस्प्लेसमेंट है तो उसके कारण उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वाटर के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे से पानी गिरता है नीचे की तरफ, यहां से जब डैम के गेट्स खुलते हैं यहाँ से पानी गिरेगा, एक हाइट से गिरता है ना, ऊपर से गिरता है ना पानी नीचे, तो इट इज यूज्ड टू रन टरबाइंस, यहाँ पे टरबाइंस लगी होती हैं और वो टरबाइंस घूमने लग जाएंगी, तो क्या हुआ, पानी की पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस लिए यूज कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, इससे हम बिजली बना लेते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही बनती है जनरेटर्स यूज करके। तो इसमें यूज क्या किया है, क्या कन्वर्ट हुआ है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक वैसे ही कार में, टॉय कार में यही था कि इलास्टिक, उसमें स्प्रिंग डाला हुआ है गाड़ी के अंदर, और उस कार के अंदर, टॉय कार के अंदर जो स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हुई समझ आ गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी जो पढ़ा बस वही है। ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना ही बना सकते हैं। जो एनर्जी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अभी पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लिया आपने, और स्प्रिंग वाले केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखा। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी ना तो बनी है कभी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, तो ये कांस्टेंट रहती है हमेशा। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जेशन जरूर हो सकती है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। When a ball is thrown vertically upward, its potential energy increases. जब आप ऐसे एक बॉल को ऊपर की दिशा में फेंकेंगे, जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, h हाइट अटेन करेगा वो। जब वो एक h हाइट अटेन करता है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब वो एक h हाइट अटेन करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो बोलते हैं। अब इस समय पे जब वो एक h हाइट अटेन कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। दूसरी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं कैसे। मैंने बोला कि आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका, तो उस पर हमेशा जब आप ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं उसके ऊपर एक स्मॉल जी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है वो वाला पुल इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली लग रहा होगा। मैंने उसको ओवरकम किया, सेम फोर्स ऊपर की दिशा में दी और उसको h हाइट तक फेंका। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद, ये आप भी जानते हैं, हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कवर किया कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वो एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। एक हाइट पे गया तो हाइट पे जाने से उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, डिक्रीज हो गई ना। पहले कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे वो ऊपर गया, जैसे जैसे वो h हाइट पे पहुंचा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल जीरो आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर 1 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, लगातार क्या हो रहा है, उसकी हाइट तो बढ़ रही है ना। और इस हाइट, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण ही उसके पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर h इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे आपने कुछ दी थी, धीरे 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 वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज हो गई है। बट टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ पे उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी तो वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। समझ आया। टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे है, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यहाँ पे अगर उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, बाद में पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमेशा एनर्जीज के बीच में कन्वर्जन चलता रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेंगी, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी एनर्जी। ठीक है। If two bodies have same kinetic energy, then body with larger mass will have the higher momentum. ये लाइन से क्वेश्चन बनता है और इस लाइन का मतलब क्या है ये समझते हैं। इस लाइन से ही क्वेश्चन बन के आ जाता है डायरेक्ट। क्या बोल रहा है ये, कहता अगर दो बॉडीज हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कहता अगर दो बॉडी हैं उनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम कैसे डिसाइड होगी, मोमेंटम डिसाइड होती है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम ज्यादा। कहता है जिस बॉडी का मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिखा था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। कैसे लिखा था हमने, पी स्क्वायर अपॉन 2m। चलो चेक करते हैं कैसे, क्या बोल रहे हैं कि मोमेंटम उसकी ज्यादा जिसका मास ज्यादा। कैसे, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसको कहीं और कर सकते हैं, इसको ऊपर करते हैं, जस्ट अ सेकेंड ना।
काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। P1 का स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2। यही बोल रहा है ये, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम कैसे डिसाइड हो रही है। अब देखो ध्यान से, P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1 अपॉन 2m2। 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर है तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2। किस पे डिपेंड करता है, अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m2। किस पे डिपेंड कर रही है मोमेंटम, मोमेंटम डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे, मोमेंटम डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। इसने यही बोला कि अगर दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी, मैंने काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 कर दिया, कहता है काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन बॉडी विद लार्जर मास विल हैव हायर मोमेंटम। कहता है जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम के साथ मास का रिलेशन आ गया। मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मास के फॉर्म में डाला, कैसे, P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2। अब मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, मास के साथ। P1 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वो यही बोल रहे हैं कि विद लार्जर मास, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ध्यान देंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है, और कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट इसलिए लिखी है मैंने क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, A gas stove converts chemical energy from combustion into thermal energy to cook food। अभी पढ़ लिया हमने कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो बस यही बोल रहे हैं कि एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। गैस स्टोव क्या करती है, आपने गैस स्टोव में क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, एलपीजी यूज कर रहे हैं आप, तो उसकी बर्निंग हो रही है, फ्यूल की बर्निंग हो रही है, वो केमिकल है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी कंबशन में, हमने जलाया उसको, फ्यूल को, कंबशन हुई तो फिर उससे थर्मल एनर्जी बन जाती है जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, फाइनली थर्मल एनर्जी में। डायरेक्टली केमिकल यूज करके तो आप खाना नहीं बना सकते ना, आपने उसका कन्वर्जन करवाया, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थर्मल एनर्जी में, जो उससे आंच बनी, हीट बनी, ठीक है, उस हीट से हमने खाना बनाया अपना, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लाइट बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। लाइट बल्ब में क्या फंडा है, इलेक्ट्रिसिटी दी उसको, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट से, लाइट में, रोशनी में। खाली बल्ब लगा हुआ है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या आपको रोशनी मिलती है, नहीं मिलती ना। आपको लाइट कैसे मिलती है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में, जिससे हमें रोशनी मिलती है। इन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे हीटर्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। व्हेन वी रब आवर हैंड्स हीट इज जनरेटेड हियर। आर मस्कुलर मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारे मसल्स की मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। हम सर्दियों में अपने हाथ जब ऐसे एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, हमारे मसल्स में जो मैकेनिकल एनर्जी है, मसल्स यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रही है, वो जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी मसल्स की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। तब हमें गर्माहट फील होती है, ठीक है, ठंड हमें कम लगने लग जाती है। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल थे एनर्जी के। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि पावर क्या चीज है। हमने वर्क कर लिया, काम कर लिया, उसके बाद एनर्जी जान ली, एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू अ वर्क। अब हम पढ़ते हैं कि पावर क्या है, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कहीं भी रेट आ जाए तो हमेशा याद रखेंगे उसका टाइम के साथ रिलेशन होता है रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब चीजें जहां पे रेट आ जाए यानी कि टाइम कितना लग रहा है उसके चेंज होने में, जब हम टाइम का फैक्टर इंक्लूड करने लग जाते हैं तब हम बोलते हैं रेट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड एज पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
उस पर्टिकुलर टाइम में कितना काम हुआ है उसको हम बोलते हैं पावर। कैसे? ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? जूल पर सेकेंड। वर्क और एनर्जी की यूनिट याद है? जूल। और जूल को टाइम से डिवाइड कर दो। वर्क की क्या थी? जूल। और टाइम की क्या है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट। वॉट भी बोला जाता है इसको। जैसे फोर्स की जो फोर्स की ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन, वैसे फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते थे? किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू न्यूटन। ठीक वैसे ही पावर की जूल पर सेकेंड है एंड इज ऑल्सो नोन एज वॉट। तो एक वॉट एक जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है एंड पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स ऑफ पावर याद रखेंगे, क्वेश्चन में ऐसा उठ के आ जाता है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 वॉट, और 1 किलोवाट 1 वॉट को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। किलो आ गया तो मतलब 10⁻³ किलो आ जाए तो 10⁻³। 1 मेगावाट 10⁻6 वॉट्स, 10⁻6 वॉट्स। 1 मेगावाट क्या हो जाता है? 10⁻6 वॉट्स। ठीक है। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कमर्शियल यूनिट है पावर की, दैट इज 746 वॉट्स। ये एज सच क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पूछ लेंगे कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या है, या फिर कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसको याद रखना है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। क्या होता है 1 हॉर्स पावर? दैट इज इक्वल टू 746 वॉट्स। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, पावर की यूनिट्स की बात कर लिया आपने। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसकी यूनिट है वॉट। 1 किलोवाट 10⁻3, 1 मेगावाट इज इक्वल 10⁻6 वॉट्स एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी होता है, अभी ये देखो, एनर्जी के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बोलते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट क्या है? जूल, और एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। यानी कि वर्क और एनर्जी सेम चीज है, याद रखेंगे, वर्क और एनर्जी सेम चीज है। तो अगर पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? एनर्जी या फिर वर्क। इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। एनर्जी और वर्क, तो कितना काम हुआ दैट इज एनर्जी, कितना वर्क डन हुआ है दैट इज एनर्जी। हमने एक बॉल को यहाँ जीरो से h हाइट तक लिया तो ये हमने वर्क किया ना, हमने कोई काम किया है। mg हमारी फोर्स है, h हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास mgh। mg हमारी फोर्स हमने ऊपर की तरफ लगाई, h हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाट, हमारा वर्क डन ही हुआ। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, थीटा क्या है यहाँ पे? 0 डिग्रीज। तो हमारे पास आ गया mgh, और यही वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम चीज है। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एनर्जी। तो इसमें यूनिट्स क्या बन जाती है एनर्जी की? पावर की क्या है? वॉट, वॉट सेकेंड, यही बोल रहा है यहाँ पे ये। 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। एक घंटे में कितनी सेकेंड्स होती हैं? 3600 सेकेंड्स। तो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये कैसे आ रहा है? 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻6 जूल्स। ये कैसे आया? किलो वॉट का क्या होगा? 10⁻3। 1 वॉट आवर में 3600 जूल्स थे, 1 किलो वॉट में 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलो वॉट में 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 ये 0, 2 ये 0, 5 zeros। और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो 3.6, एक 0 और ऐड हो जाएगी, 10⁻6 जूल्स। 1 वॉट आवर में 3600 जूल्स थे, मल्टीप्लाइड बाई किलो वॉट, किलो के लिए 10⁻3 लेंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जूल्स। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हैं, याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था छोटा सा, इसको कवर कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कवर किया था। इट इज अ रियल फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल कीपिंग एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली, जब तक वो सर्कुलर पाथ में है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो उसकी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है ऐसे, तो ये 90 डिग्री पे है। वर्क डन जीरो होगा इसके थ्रू। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वर्क डन हमेशा जीरो होगा इसका, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमेशा लगती है सेंटर की तरफ। अ सूडो फोर्स, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी जानते हैं, वो क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल, इट इज अ सूडो फोर्स दैट एक्ट्स away from the center of a circle, making it feel as if something is pushing the object outward. जब ये बॉल एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो मैंने बोला कि इसके ऊपर हमेशा इस सर्कुलर पाथ के मोशन के टाइम पे इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो कि सेंटर की तरफ लगती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब लग रही है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण अंदर तो आगे नहीं गिर जाता, ये बॉल अंदर तो आके गिर नहीं जाती, ये घूम रही है ना सर्कुलर पाथ में। ये कब तक घूम रही है? जब इसको बैलेंस कर रही होती है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की दिशा में लगती है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लग रही होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो इसकी मोशन को, वो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रही होती है हमेशा, ताकि ये अंदर आके ना गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ कार टेकिंग अ सडन टर्न। जब एक गाड़ी एकदम से, हम लोग मोड़ पे गाड़ी को मोड़ते हैं तो हम बाहर की तरफ गिरने के हो जाते हैं। कैसे? When a car in a motion takes a sudden turn, the passengers experience an outward push. हमें वो आउटवर्ड पुश क्यों मिलता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम बाहर गिर जाएंगे? अभी जब गाड़ी ने एक स्पीड में एक टर्न लिया तो हमारे को एक आउटवर्ड पुश मिलता है, ऐसा क्यों? वो क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। वो हमारे को क्यों फील होता है पुश? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम, अब यहाँ पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी लगा लीजिए, अगर ज्यादा डीपली समझना है तो इनर्शिया कॉन्सेप्ट आएगा। हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट मोशन में मूव कर रही थी, इनर्शिया ऑफ मोशन था, हम लोग स्ट्रेटली मूव कर रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी हमारी बॉडी तो सीधा ही मूव करना चाहती है ना। हमारी बॉडी का इनर्शिया उस टाइम मोशन वाला चल रहा है, हम लोग डायरेक्ट मोशन में है, हमारी गाड़ी ने टर्न लिया तो हमारी बॉडी को समझने में टाइम लगेगा, इनर्शिया है वहां पे, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। हमें वो सूडो फोर्स, एक फॉल्स फोर्स है, हमें फील होगा, इसलिए हम बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू पुश द क्लोथ्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वॉशिंग मशीन। इसमें क्या होता है? आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो कपड़े जो है, ये वॉशिंग मशीन है, कपड़े यहाँ पे साइड में ऐसे घूमते हैं, बीच में आगे नहीं गिरते। जब तक आप बंद नहीं करते वॉशिंग मशीन को, कभी भी देखना कपड़े बीच में तो नहीं गिरते, बाद में आ जाएंगे। जब वो घूम रही है तो कपड़े, आप ऊपर से देखना वॉशिंग मशीन को, कपड़े हमेशा साइड में, इस टब के, वॉशिंग मशीन का जो टब होता है उसके साइड में ही घूम रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। वो कैसे? इनके पास एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है। वो क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जैसे ये वॉशिंग मशीन का जो टब है वो घूम रहा है, उसके पास सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में वॉशिंग मशीन का टब घूमता है, कपड़े नहीं घूमते हैं। कपड़े अपनी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में है मान लीजिए। जब ये टब घूमने लगा तो उन्होंने एक डायरेक्ट, उनके पास एक मोशन जो है वो डायरेक्ट उसमें है, मतलब सामने की तरफ मोशन है। कैसे एक्सप्लेन करें आपको? ये यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, इन कपड़ों को थोड़ी ना पता है हमने गोल गोल घूमना है, ये गोल गोल क्यों घूमते हैं और ये आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट में कैसे आते हैं। जब वो टब चलेगा, हमने टब बटन ऑन किया वॉशिंग मशीन का, वो टब घूमना शुरू करेगा। अभी अंदर कपड़ा पड़ा है कोई, ये वॉशिंग मशीन का टब है, उसके अंदर एक कपड़ा पड़ा है, तो ये कैसे मोशन करेगा? ये तो सीधा ही जाना चाहेगा ना। जब ये टब की दीवार से टकराता है तो ये ऐसे हो जाता है, फिर एक जगह और टकराएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर एक जगह और टकराएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये तो अपनी स्टेट में था, रेस्ट की स्टेट में था ना, ये तो रेस्ट की स्टेट में था, इसको एक मोशन दी गई है और उस मोशन में ये टकरा रहा है उसकी दीवारों से। जैसे जैसे टकराता है तो इसको मिल जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये खुद सेंट्रीपिटल फोर्स में नहीं है, टब है सेंट्रीपिटल फोर्स में, याद रखेंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स में नहीं है, कपड़े सेंट्रीपिटल फोर्स में नहीं है। जब वो टब की सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मूव होते हैं
तो वो अंदर ना गिर जाए उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, एक आउटवर्ड फोर्स लगती है, जिसके कारण वो टब के कॉर्नर्स पे ही रहते हैं हमेशा कपड़े। जब तक वॉशिंग मशीन चल रही है वो टब के कॉर्नर्स पे ही रहेंगे, बीच में आगे नहीं गिरेंगे। तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। उन कपड़ों पे एक आउटवर्ड फोर्स लगती रहती है, एक सूडो फोर्स लगती रहती है। सूडो का मतलब एक फॉल्स फोर्स, एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मोशन के कारण अगर आप देखें, कपड़े सेंटर से अटैच नहीं है टब के, टब अटैच्ड है वॉशिंग मशीन के अंदर, कपड़े सेंटर से अटैच नहीं है, कपड़े रेस्ट की स्टेट में थे। जैसे ही मोशन दी गई कपड़े उस दीवार से टकराएंगे, फिर एक पर्टिकुलर उनके पास स्पीड आ गई, फिर एक अलग टकराए, फिर अलग टकराए, फिर अलग टकराए। जब ऐसे टकराते हैं तो हमें देखने को लगता है कि वो एक सर्कुलर मोशन में है, एक्चुअल में वो सिर्फ टकरा रहे होते हैं टब की दीवारों से, और उसके पास एक मोशन आ जाती है, और उस मोशन के कारण उसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं लगेगी तो वो अंदर गिर जाएंगे, वो अंदर नहीं गिरते, उनके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगती रहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स के कारण वॉशिंग मशीन में कपड़े हमारे धुलते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट किस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है। ये एग्जांपल्स याद रखेंगे आप। क्वेश्चन करते हैं, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूव विद वेलोसिटी 2v and 3v respectively, then the ratio of the kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी के रेशियो निकालना है। आपको मास दे दिया इक्वल है, कहते हैं मास इक्वल है, यानी कि m1 m2 के बराबर है, वेलोसिटी डिफरेंट है, 2v and 3v। फॉर्मूला लगाइए, हमने रेशियो निकालनी है, हाफ m 2v का स्क्वायर अपॉन हाफ m सेम है दोनों का, 3v का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या आ गया, v से v कट जाएगा, 4/9। 4:9 इसका आंसर है, हमारे पास ऑप्शन है यस, 4:9। दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, आपको स्पीड यानी कि वेलोसिटी डिफरेंट बता दी, 2v एंड 3v। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, if velocity of a particle is reduced to half of its initial value, then the kinetic energy of the particle will be। क्वेश्चन, पहले आपके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, ये है इनिशियली आपके पास, ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कहता है कि बाद में क्या करते हैं, वेलोसिटी पार्टिकल की रिड्यूस कर देते हैं टू हाफ, आधी कर दी उसकी इनिशियल वैल्यू से, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, पहले अगर v थी तो अब क्या होगी ये वेलोसिटी, v/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v स्क्वायर का क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन 4। ये जब इसको खोलेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 को खोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या v स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। तो अब क्या हो गया, 1/4 रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। समझ आ गया ये मैंने क्या किया, इनिशियली ये है हाफ m v स्क्वायर है, अब उसकी वेलोसिटी आधी कर दी, v/2 हो गया। अब ये 4 कैसे होगा, जब v/2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे v स्क्वायर, v/2 का स्क्वायर है तो हाफ m v स्क्वायर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन गई, नीचे 2 का स्क्वायर दैट इज 4, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो 1/4 हो गई है ओरिजिनल वैल्यू की। ठीक है, नेक्स्ट, two masses m and 9m are moving with equal kinetic energies, ratio of the magnitudes of their momentum। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मास है m, एक तो मैं ना ये चेंज करना भूल जाती हूँ, m and 9m, दो मास है, दो डिफरेंट मास वाली बॉडी है हमारे पास। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं वो दोनों, तो हमें क्या करना है, मोमेंटम का रेशियो निकालना है। चलिए फॉर्मूला डालते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम के फॉर्म में अगर काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब बोलता है काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, मोमेंटम 1 का स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू मोमेंटम 2 का स्क्वायर अपॉन 9m। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, p1 का स्क्वायर अपॉन p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ऊपर चला गया, m से m कैंसिल, क्या आया
P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि सॉरी p² अपॉन 2m, आई एम सो सॉरी, वेट, यहाँ पे हो जाएगा 29m, यानी कि क्या होगा 18। ये समझ आया मैंने क्या किया? दोबारा कर देते हैं, वेट, छोटी सी गलती होगी। p² अपॉन 2m है काइनेटिक एनर्जी, p² अपॉन 2m, m बॉडी का मास है 2m, हमारा फॉर्मूला हो गया। p2 का स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 9m, ये मिस हो गया था, ठीक है। p1 का स्क्वायर अपॉन 2m और p2 का स्क्वायर अपॉन 9 2 18, 18m। अब सॉल्व करते हैं। p1 का स्क्वायर अपॉन p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, ये यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। क्या हुआ? 2 1 2, 2 9 18, m से m कैंसिल, 1/9 का रूट क्या आया 1:3। क्या आया बच्चों? 1:3। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगी थी, वो मैंने 2 मिस कर दिया था। आप ध्यान देंगे जब वो बोलता है मास m है और 9m है, तो हमारे फॉर्मूला में नीचे 2m है, मास की वैल्यू डालनी है m और 9m, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 18, ये 18 नीचे आ गया, p2 यहाँ पे नीचे आया तो 2 ऊपर चला गया, m से m कैंसिल, 2 1 2 एंड 2 9 18, 1/9 का रूट करेंगे तो आपके पास आता है p1 अपॉन p2 की वैल्यू। क्या आया? p1 अपॉन p2 की वैल्यू क्या आएगी? 1:3। सॉल्व हो गया? 1:3 इज द आंसर। नेक्स्ट, kinetic energy of body is increased by 300%, its momentum will increase by। kinetic energy initial हम लेंगे 1, ठीक है, और kinetic energy फाइनल क्या लेंगे? अब फाइनल निकालने के लिए हमने बोला कि 300% का इंक्रीज हो गया, यानी कि 300% ऑफ 1, यानी कि 3 का इंक्रीज हुआ है। तो पहले हमारे पास 1 है, अब 3 का इंक्रीज हो गया, अब क्या आ गई? 4 आ गई है वैल्यू। गॉट इट? काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? p² अपॉन 2m। हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज p1 का स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो है हमारे पास फाइनल। अब डालो, वैल्यू डालो, p2 का स्क्वायर, ये नई वाली मोमेंटम है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के कारण जो आ रही है, अपॉन 2m इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ p1 का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, 2m से 2m कैंसिल, p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 p1 का स्क्वायर, रूट लेंगे p2 निकालने के लिए, क्या आएगा? अलग लाइन लिख लेंगे, 1 मिनट, रूट लेंगे अंडर रूट ऑफ 4 एंड p1 का स्क्वायर, क्या आया? 2p1, p2 आपके पास क्या वैल्यू आ गई है? 2p1। अब निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि p2 माइनस इनिशियल p1 अपॉन इनिशियल p1 मल्टीप्लाई बाय 100। p2 क्या है? 2p1 माइनस p1 अपॉन p1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है वैल्यू? 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 2p1 माइनस p1, p1 अपॉन p1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आया? 100% इंक्रीज हो गया। मोमेंटम में क्या इंक्रीज आ रहा है? 100% का। क्वेश्चन समझ आया? काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे, इनिशियल 1 ले लेंगे और परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे कि फाइनल में कितना हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगा? इनिशियल प्लस जो इंक्रीज आया हमारा उसको ऐड कर देंगे और फिर मोमेंटम की टर्म्स में लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अ मैन पुशेस अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नो वर्क एट ऑल। 0 वर्क डन हुआ है, 0 वर्क डन हुआ है।
बताया ना, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, एस 0 है, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट, पावर ऑफ अ मूविंग बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, पावर को हमने क्या बोला, पावर को हम क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनता है, मोशन से याद आ रहा है चैप्टर से, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। पावर ऑफ अ मूविंग बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये चीज है। वर्क अपॉन टाइम को खोला, वर्क बन गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, ओके डन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, जैसी थ्योरी हमने कवर की है मैंने क्वेश्चंस उसके आसपास रखने की कोशिश की है ताकि थ्योरी थोड़ी सी दिमाग में आए, समझ आए। ये पावर वाला लास्ट में जो हमने फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी किया है, ये छोटा सा नया कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं। वर्क को हमने चेक किया कि वर्क से वेलोसिटी कैसे निकली है, वर्क को हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ में कवर करना है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत श्योरली और बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में उसके आसपास ही रहेगा, तो ध्यान से उनको करना है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, जहां पर भी अटकते हैं थ्योरी को दोबारा पढ़ेंगे, नोट्स क्लियर करेंगे अपने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। नए लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।